स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. इट इज द प्रिंसिपल which gives us factors that affect chemical equilibrium. हेडफोन लगाएं अपने मुंतहा. तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल. और ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें वो फैक्टर्स बताएगा जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं. तो स्टूडेंट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा. आप अब स्क्रीन देखिए. देखिए, आपको नजर आ रहा है. तो हमारा आज का टॉपिक है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. स्टूडेंट्स, हम आपको आज पढ़ा रहे हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल. प्यारे बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल एक साइंसदान ली चैटलियर ने पेश किया था, लेकिन उसके साथ एक और अलग साइंसदान था जिसका नाम था ब्रॉन. ये प्रिंसिपल ली चैटलियर ब्रॉन प्रिंसिपल के नाम से भी मशहूर है. और बच्चों, इसका दूसरा नाम ये है कि ये हमें बता क्या रहा है, ये हमें वो फैक्टर्स बता रहा है जो कि बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो ये हेडिंग लगाएं अपने पास. जवेरिया, आवाज क्यों नहीं आ रही आपके पास बेटा? देखिए, चेक करें. हेडफोन लगाइए बेटा. मैं तो बहुत तेज बोल रहा हूँ और मेरे पास ये सबको आवाज आ रही है. जो मेरे पास मोबाइल है उसके अंदर. ओके, दोबारा से मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. तो बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है? हेलो, 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 हेलो. जी बेटा, आ रही है आवाज सबको? ओके जनाब, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ. तो बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें वो फैक्टर्स बताता है जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं. बच्चों, ये फैक्टर्स तीन हैं. पहला फैक्टर है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन प्रेशर. तो बच्चों, ये तीनों फैक्टर यानी चेंज इन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर इक्विलिब्रियम पर असरअंदाज होते हैं. और इन फैक्टर्स की क्वांटिटेटिव इन्फ्लुएंस ऑन द इक्विलिब्रियम was summarized in a principle called ली चैटलियर प्रिंसिपल. बच्चों, ली चैटलियर प्रिंसिपल फिजिक्स में इससे मिलता जुलता एक लॉ है जिसका नाम है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन और ली चैटलियर प्रिंसिपल एक दूसरे की एनालॉगी है. एनालॉगी का मतलब मुमासलत है इन दोनों में. न्यूटन लॉ का कहना था हर एक्शन का रिएक्शन होता है. बिल्कुल इसी तरीके का स्टेटमेंट ली चैटलियर का भी होगा. अभी हम आपको पढ़ाते हैं क्या कहना है ली चैटलियर प्रिंसिपल का. ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर किसी सिस्टम को टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कंसंट्रेशन के जरिए चेंज कर दें तो उसके नतीजे में एक प्रिडिक्टेबल अपोजिंग चेंज
उस सिस्टम में आ जाएगी ताकि इक्विलिब्रियम स्टेट को दोबारा अचीव किया जा सके। इसी स्टेटमेंट को बच्चों अब हम यहाँ पर बताएंगे जो आपकी बुक वगैरह में मौजूद है। क्या कह रहा है ये इक्विलिब्रियम, ये ली चैटलियर प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या हमें बता रहा है, सुने। इफ अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज ऑल्टर्ड बाय चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, the equilibrium shifts in the direction that does minimize or undo the effect of the change। यानी अगर हम किसी सिस्टम को डिस्टर्ब कर दें कंसंट्रेशन चेंज करके या प्रेशर चेंज करके या टेम्परेचर चेंज करके, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होके या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये शिफ्ट वो इसलिए होगा ताकि उस चेंज का जो इफेक्ट है उसको या तो बिल्कुल अंडू किया जा सके या फिर मिनिमाइज किया जा सके। बच्चों ये जो तीनों फैक्टर्स हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन प्रेशर, इनको कलेक्टिवली मिलाकर हम कहते हैं स्ट्रेस या कांस्टेंट। तो एक और स्टेटमेंट यहाँ बनाया है कि व्हेन अ constraint or stress is applied to a system at equilibrium, the equilibrium position changes or shifts in the direction that will minimize or remove the effect of that constraint or stress। यानी इक्विलिब्रियम पर सिस्टम ये चाहेगा कि वो अपनी पोजीशन को रेस्टोर करे। रेस्टोर करने के लिए इक्विलिब्रियम उस स्ट्रेस के लगाने से या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा और इक्विलिब्रियम अपने आप को जिस पोजीशन में वो पहले था यानी एक स्टेट ऑफ बैलेंस में था उसको वो स्टेट ऑफ बैलेंस में रखने की कोशिश करेगा। इज इट क्लियर? इसको मैं आपको एक एनालॉजी से दिखाता हूं जी। मैं इसको आपको एक डायग्राम के जरिए जो है वो बताता हूं। देखिए बोर्ड के ऊपर देखिए गौर से। फर्ज करें कि ये एक सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम के ऊपर मौजूद है। सिस्टम इक्विलिब्रियम पर मौजूद है, ये सब इक्विलिब्रियम है यहाँ पे। फर्ज करें कि केसी की वैल्यू जो है वो 1। देखिए ये बैलेंस के अंदर जो है वो इक्विलिब्रियम मौजूद है, कुछ रिएक्टेंट्स मौजूद है, कुछ प्रोडक्ट मौजूद है। इस स्टेट ऑफ बैलेंस को इक्विलिब्रियम कहते हैं। देखिए ये किसी जाने भी झुका हुआ नहीं है, प्रोडक्ट साइड पे या रिएक्टेंट साइड पर इक्वली मूव कर रहा है। देखो अब आ रही है लाइट। ये बेटा अब आ रही है लाइट। अब बेटा ये असल में ये हो नहीं सकता, ये ठीक फिलहाल इसी से आप प्लीज काम चलाइए। देखिए अब दोबारा से मैं बता रहा हूँ आपको। फर्ज करें कि इसी सिस्टम में हम थोड़ा सा रिएक्टेंट एक्स्ट्रा डाल दें तो क्या होगा। देखिए अगर मैं रिएक्टेंट डाल दूंगा, थोड़ा सा रिएक्टेंट ऐड कर दूंगा बाहर से, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। देखिए किस तरीके से। अब इसकी स्टेट ऑफ बैलेंस चेक करिए। आप देखें कि ये इक्विलिब्रियम पे नहीं रहा सिस्टम, बल्कि ये किस साइड के ऊपर झुक गया है, रिएक्टेंट की साइड पर झुक गया है। यानी रिएक्टेंट ज्यादा हो गए हैं, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब जब हम रिएक्टेंट एडिशनल डालेंगे, एडिशनल रिएक्टेंट हमने डाला है,
तो इस एडिशनल रिएक्टेंट के डालने से इक्विलिब्रियम जो है वो अपनी हालत तवाजुन खो बैठेगा, यानी स्टेट ऑफ बैलेंस खो बैठेगा, और ये दोबारा अपनी पोजीशन को रेस्टोर करने के लिए क्या करेगा कि रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, यानी इस इफेक्ट को जाहिल करने की कोशिश करेगा। सो इक्विलिब्रियम मूव करेगा किस जानिब, राइट साइड पर, यानी ये स्टेट ऑफ बैलेंस दोबारा से रेस्टोर हो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन को। यानी हमने जो एडिशनल रिएक्टेंट डाला है, ये जो एडिशनल रिएक्टेंट डाला है, ये जो हमने एडिशनल रिएक्टेंट डाला है, इसके डालने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो वो या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रूल ये है कि जिस डायरेक्शन में हम जिस साइड के ऊपर चेंज लाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होगा। अब हम देखिए चेंज हम लेकर आए थे रिएक्टेंट साइड पर, तो इक्विलिब्रियम मूव करेगा राइट साइड पे। अगर हम प्रोडक्ट साइड पे लाते तो देखिए क्या होती सूरत हाल। अगर मैं प्रोडक्ट बढ़ाता तो क्या होता, इक्विलिब्रियम इस साइड पे झुक गया, यानी डिस्टर्ब हो गया। तो अब इक्विलिब्रियम कहां मूव करेगा, लेफ्ट साइड पर। यहां पे कहां मूव कर रहा है, राइट साइड पर। बात समझ में आ रही है? तो ली चैटलियर प्रिंसिपल का कहना है कि अगर हम इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस लगाएंगे तो इक्विलिब्रियम या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन को दोबारा अचीव किया जा सके। और रूल ये है, बहुत सिंपल सा रूल, जनरलाइज ये है कि हम जिस डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाएंगे रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। स्ट्रेस का क्या मतलब है, स्ट्रेस का मतलब है चेंज इन concentration, change in temperature and change in pressure। इन तीन फैक्टर्स को मिला के कहते हैं स्ट्रेस। तो ये मैं मिटा रहा हूं स्टूडेंट्स, देखिए दोबारा से सुनिए। इक्विलिब्रियम की स्टेट ऑफ बैलेंस तीन फैक्टर से डिस्टर्ब होती है, उन तीनों फैक्टर्स को मिला के कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट। और ये तीन चीजें, तीन फैक्टर्स को मिलाकर कहते हैं स्ट्रेस। चेंज इन concentration, change in temperature, change in temperature, और तीसरा चेंज इन प्रेशर। एक चौथा फैक्टर भी है लेकिन हम वो बाद में आपको बताएंगे उसके बारे में, वो है एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन ये इक्विलिब्रियम के साथ कुछ और काम करेगा जो हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये चारों फैक्टर्स को मिला के कहते हैं स्ट्रेस, या इन तीनों फैक्टर्स को मिला के कहते हैं स्ट्रेस। कैटलिस्ट को आप इसमें ऐड करें या ना करें, ये तीनों फैक्टर्स अगर हम चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। बात समझ रहे हो? इन तीनों फैक्टर में से कोई एक भी चेंज करेंगे, कोई एक भी चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ये तीनों फैक्टर एक साथ चेंज नहीं होंगे, कोई एक चेंज करेंगे, दो भी चेंज कर सकते हैं, तीन भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अमूमन हम एक एक करके अलग पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? सो प्लीज आस्क एनी क्वेश्चन regarding this principle।
अरे स्ट्रेस का मतलब है डिस्टरबेंस। स्ट्रेस माने डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस जो हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए लगाएंगे, जो कि चेंज इन कंसंट्रेशन या चेंज इन टेम्परेचर या चेंज इन प्रेशर की फॉर्म में होगी। स्ट्रेस मीन्स एनी डिस्टरबेंस on the equilibrium. Is it clear? तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इंडिविजुअली एक एक फैक्टर्स आपको पढ़ाते हैं। हेडिंग लगाएं, हेडिंग लगाएं। अगर प्रोडक्ट में चेंज आएगा तो इक्विलिब्रियम, अब चेंज का मतलब है इंक्रीज या डिक्रीज। अगर आप इंक्रीज करेंगे प्रोडक्ट को तो बैकवर्ड में जाएगा, और अगर कम करेंगे तो फॉरवर्ड में जाएगा। ये अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हेडिंग लगाएं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। जी बेटा, ज्यादा रिएक्टेंट होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट हो जाएंगे। आइए बोर्ड पर देखिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की हेडिंग लगाएं। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, पहला फैक्टर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। नाउ बच्चों गौर से सुनिए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है कि हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दें। कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब होता है? मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। अब जरा सा देखिए, फर्ज करें कि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें, अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो ली चैटियर प्रिंसिपल के मुताबिक, चूंकि डिस्टरबेंस हमने रिएक्टेंट साइड पे प्रोड्यूस की है, इसलिए उस एडिड रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू राइट, शिफ्ट्स टू राइट, यानी इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की साइड पर शिफ्ट हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। बात समझ गए? तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया किस जानिब? राइट साइड पर। इसी तरह अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटा दें, कम कर दें, यानी रिएक्टेंट हम कम लें, तो फिर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा, फिर क्या ज्यादा होगा? बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, यानी टूवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। सो बच्चों, दिस इज नॉट अ वेरी गुड कंडीशन टू गेट प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ तो प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रिएक्टेंट में। अब आप तीसरा केस देखिए, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं तो क्या होगा? प्रोडक्ट की जो ज्यादा कंसंट्रेशन है उसको कंज्यूम करने के लिए बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो इक्विलिब्रियम अगेन शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। इसी तरह बच्चों, अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दूं, प्रोडक्ट को रिमूव करके, यानी इक्विलिब्रियम में जो प्रोडक्ट है उसको अगर मैं बाहर निकालूं और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं, तो इस कम कंसंट्रेशन को काउंटर करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड, that is the right side. It means if we want to get more product from a reaction, from a reversible reaction, then the first condition and the last condition is applied, that is taking more and more reactants
and removing the product as soon as it is formed will shift the equilibrium towards the product side. Is it clear to you? अगर हमें प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में, हम क्या करें, हम ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट लें और प्रोडक्ट हम कम से कम करने की कोशिश करें। प्रोडक्ट कम करने का तरीका यह है कि जैसे ही प्रोडक्ट फॉर्म हो हम उसको इक्विलिब्रियम से रिमूव कर लें, बाहर निकालें। इज इट क्लियर? कॉपी करें इसे। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा रिएक्टेंट होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। इसी तरह जितना प्रोडक्ट कम होगा उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो रूल क्या हुआ? रूल ये हुआ कि जनाब अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को चेंज करें तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में उस चेंज का असर जो है वो कम से कम हो सके। आगे बात समझ में? So please ask any question. Yes, student. Arya, any question please? जी, सबा, यासिर, शामिर, अरीबा मोइन, आशिर, मोहम्मद अहमद, जवेरिया, उस्मान। Ask any question please. में थर्ड स्टेप में क्या है बेटा? थर्ड स्टेप में अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, सिद्रा सुनो बेटा, अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाएं तो प्रोडक्ट साइड के ऊपर चेंज आएगा। तो अब प्रोडक्ट साइड पे चेंज आ रहा है ना, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, यानी लेफ्ट साइड पर, है ना बेटा? ओके, जिस साइड पे चेंज लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? ओके ओके बेटा, ओके। तो बच्चों दूसरा फैक्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले बेटा। अनुष, मैं मजाक लाइव क्लास में नहीं कर सकता ना, तो दुआ करो कि जल्दी से लास्ट क्लास शुरू हो जाए। नमीता, लास्ट पॉइंट सुन लो, लास्ट पॉइंट सुन लो। देखो बेटा सुनो, चौथा स्टेप सुनो। मारिया, प्रोडक्ट अगर हमने प्रोडक्ट ज्यादा करने से नुकसान ये हुआ कि हमारा रिएक्शन बैकवर्ड में चला गया ना, तो हमें तो प्रोडक्ट चाहिए था ज्यादा। जब बैकवर्ड में जाएगा तो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हम चौथा जो स्टेप है वो आपको दिखा रहे हैं, अगर कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमने चेंज जो है वो प्रोडक्ट की साइड पे लगाई है, यानी कम कर दिया हमने, प्रोडक्ट को कम कर दिया। अब प्रोडक्ट कम कर दिया तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कौन सा रिएक्शन होगा? बताओ मुंतहा, मारिया बताओ। प्रोडक्ट हमने कम कर दिया तो प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कौन सा रिएक्शन स्टार्ट होगा? फॉरवर्ड, फॉरवर्ड होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो गया, फॉरवर्ड ज्यादा हुआ तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो गया। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स अगला फैक्टर हम स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, हेडिंग लगा लो बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। लेकिन एलिशबा बेटा आपने जो चेंज करी है वो नेगेटिव करी है ना बेटा, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करी है, बढ़ाई नहीं है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपने कम करी है,
अब उस कमी को कैसे हम काउंटर करेंगे, इक्विलिब्रियम कैसे काउंटर करेगा उस कमी को? प्रोडक्ट कम हो गया तो अब प्रोडक्ट बढ़ेगा कैसे? प्रोडक्ट बढ़ेगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, और जब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। बेटा नंबर 2 की हेडिंग लगा लो जल्दी से, टाइम इज शॉर्ट, हमारे पास टाइम कम रह गया है, और अब हम आपको पढ़ा रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज। दूसरा फैक्टर, देखें भाई बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर जो फैक्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बच्चों केसी चेंज हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। अगर हम इक्विलिब्रियम पर टेम्परेचर चेंज को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें ये सारी बातें जहन में रखनी पड़ेगी। आइए ज़रा गौर से देखिए बच्चों, अगर हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो टेम्परेचर चेंज डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द डेल्टा एच, यानी केसी की वैल्यू टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो और केसी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, ये बात आप पहले जहन में अपने अच्छी तरह बिठा लें। अगर हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को टेम्परेचर फैक्टर से डिस्टर्ब करें तो हर सूरत में केसी चेंज होगी, या तो इनवर्स रिलेशन के लिहाज से या डायरेक्ट रिलेशन के लिहाज से, और ये डिपेंड करेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सो है या एंडो है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। अब क्या कहना है ली चैटलियर प्रिंसिपल का? ली चैटलियर प्रिंसिपल का ये कहना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें इक्विलिब्रियम पर तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगी। दोबारा से सुने, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगी। आर यू गेटिंग? तो आइए इसको समझें, आइए इसको समझें। रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में और हीट निकल रही है। अगर मैं हीट बढ़ाऊं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो यहां पर हीट निकल रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में एब्सॉर्ब होगी, यानी इस डायरेक्शन में अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो अपोजिट डायरेक्शन में एंडोथर्मिक होगा। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड पर, जहां पर हीट एब्सॉर्ब हो रही है। इसी तरह अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है और मैं अगर हीट बढ़ाऊं या टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहां हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी किस जानिब? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किस जानिब जाएगा? जहां पर हीट एब्सॉर्ब हो रही है, यानी एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट को हम हीट के तौर पे लेते हैं। इसका मतलब हुआ टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो गया? एक्सो में बैकवर्ड, और एंडो में
फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाना जो है वो एक्सोथर्मिक में सूदमंद नहीं है, क्योंकि अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के बजाय बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, एक्सो में। तो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने से केसी की वैल्यू किस तरह डिस्टर्ब होती है ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो अब आप इसको कॉपी कर लें। यहीं पर हमारी क्लास खत्म हो रही है, 1 मिनट रह गया है हमारे पास, तो कल इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे आपको। जी मानिए, हर रिएक्शन का अलग टेम्परेचर होगा बेटा, अलग अलग टेम्परेचर होगा। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन प्लीज? बात पूछनी है तो पूछ ले बेटा जल्दी से। टाइम इज अप। अल्लाह हाफिज। कल की क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी। कल हम आपको यही टॉपिक जो है वो दोबारा यहीं से एक्सप्लेन करेंगे। अल्लाह हाफिज।